कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, ये तो अभी एक पन्ना है, अभी तो सारी किताब बाकी है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपके सामने डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, उस पेपर का सॉल्यूशन कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अब तक हमने जो तैयारी की है हमारी कंप्लीट है तैयारी, हम जानते हैं आपको अच्छे से इसकी नॉलेज है, लेकिन पेपर को सॉल्व करते समय हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मार्किंग है वह कम हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है मार्किंग करने जाते हैं तो बच्चे बहुत सारी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो उन गलतियों को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हम एक अच्छा पेपर सॉल्यूशन दे सकते हैं, एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पैटर्न जान लेते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो क्या है। तो देखो, जो आपका पैटर्न है, आप जानते हो कि आपको अधिकतम 70 अंक का है और 30 नंबर की आपकी असेसमेंट होती है, और इस 70 अंक में से आपको मिनिमम 28 मार्क्स चाहिए। यानी यदि आप 28 अंक लेते हो तो आप पास होगे। और इसके जो खंड हैं वो हैं इस तरीके से, जैसे 1 से 7 तक आपको जो उत्तर लिखना है वह 30 शब्द का होगा। 30 शब्द, और आपको एक प्रश्न के उत्तर देने पर 2 अंक मिलेंगे। यहाँ पर आपका 30 शब्द का मतलब है कि आप एक लाइन में लगभग 6 या 7 या कई बार 5 शब्द लिखते हो। तो अब यहाँ से देख लो, आपका जो कॉपी होती है उस कॉपी का एक पृष्ठ काफ़ी है। मान लीजिए हम ये कॉपी ले रहे हैं, तो ये वाला जो एक पेज है, इस पेज को आप भर दोगे, उसकी कॉपी छोटी होती है तो उसी में आपका काम चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रश्न के उत्तरों को, यानी जो 7 प्रश्न हैं उनको 3-3 पेज या 2-2 पेज भर के वहाँ पर समय ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो आगे के जो प्रश्न आप लिखते हो उसमें आपके पास समय नहीं बच पाता है। इसलिए आपको 30 शब्द, यानी एक लाइन में आप 5 से 6 शब्द लिख रहे हो, तो अब 30 शब्द आप देख लो कितनी लाइन होगी। यानी यदि आप 5 लिख रहे हो तो 6 लाइन आपको लिखनी है, यदि 7 लिख रहे हो यानी 6 या 7 लाइन आप, यानी एक पृष्ठ आपको पूरा भरना है अपने उस, ये जो 2 नंबर का पहला सेक्शन है उसके लिए। दूसरा सेक्शन है आपका खंड बी, उसमें आपको 5-5 नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर आपको 50 से लेकर 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 पेज भर सकते हो, ज़्यादा नहीं भरने हैं। आप 2 भर दोगे सफिशिएंट है, 3 भर दोगे तो भी सफिशिएंट है, या 2.5 भर दोगे तो भी सफिशिएंट है। तो यहाँ पर आपको इतना ही लिखना है। सेक्शन सी है, इसमें आपको 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्दों में अब आप देख लो कितनी लाइन भरोगे, यानी आप 4 या 5 पेज भर सकते हो अच्छे से, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे 16वां और 17वां। यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे, 16 में 2 होंगे, 16 का ए पार्ट और बी पार्ट। इसमें से आपको एक करना है, या ए कर दो तो बी छोड़ दोगे, और बी करोगे तो ए छोड़ दोगे। ऐसे ही 17 में भी होंगे। तो इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र सॉल्व करने का तरीका होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ गलतियां जो करते हैं वह आपको ध्यान में रखकर अपने पेपर को सॉल्व करना है, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, हमारा जो राइटिंग है वह राइटिंग अच्छा होगा तो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वह देखते ही आपकी जो कॉपी है उसको चेक करते समय उसके मन में सकारात्मकता आ जाती है और वो अच्छे मार्क्स दे सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग, वो बहुत अच्छा हो। इस समय हम अपना हैंड राइटिंग सुधार नहीं सकते, लेकिन कुछ सावधानियां बरत कर उसको हम अच्छा कर सकते हैं। तो राइटिंग से पहले हम जान लेते हैं कि पेपर जो है आपको कैसे लिखना है। एक पेपर है हमारे सामने, ये आपका हरियाणा बोर्ड का, उसके सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे हम और बताएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। तो देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम, हमारा जो पहला प्रश्न है, कैसे आपको इसमें अपना आंसर राइटिंग करना है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है आपका, इसमें दिया है संबंधों की समझ तथा यांत्रिकी समझ की गणित शिक्षण में भूमिका क्या है। तो आपने पढ़ा होगा संबंधों की समझ क्या है और यांत्रिकी समझ क्या है। यांत्रिकी समझ अर्थात सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे यांत्रिकी समझ, इसके बारे में लिखोगे। फिर दूसरा है संबंधों की समझ, इसके बारे में लिख दोगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यांत्रिकी समझ अर्थात हम कोई भी कार्य जब यंत्र यानी
किसी एक रूपरेखा बनी बनाई रूपरेखा के तहत करते हैं तो वो यांत्रिकी समझ है। अर्थात हमने जैसे किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें लगा के हम उसका उत्तर निकालेंगे तो यांत्रिकी समझ है। संबंधों की समझ से तात्पर्य है कि हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि जो क्षेत्रफल है वो है क्या। आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो यानी कंप्लीट पार्ट को निकाल रहे हो। संबंधों की समझ का तात्पर्य यह है कि हम उस टॉपिक की गहराई तक जाएंगे, वो संबंधों की समझ है। और यांत्रिकी समझ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कुछ रूल्स होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे, उनके आधार पर हमने अपना सॉल्यूशन देना है। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। आगे जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। आर्यभट्ट की अक्षर पद्धति बताइए, अक्षर संकेत पद्धति। जैसे आजकल आप लिखते हो, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, जो 10 है उसको x से दर्शाते हैं, IX से 9 को दर्शाते हैं। तो ऐसे ही आर्यभट्ट ने अपनी जो पुस्तक थी उस पुस्तक में आर्यभट्टीय में जो अक्षर संकेत हैं उनको उन्होंने दर्शाया था। उन्होंने जो अंग्रेजी है वह इस समय उस टाइम तक थी नहीं हमारे देश में, तो यहाँ पर उन्होंने जैसे ए, ब, क, ख इससे अक्षरों को दर्शाया था। ए ब यानी ए को 1 लिख दिया, ब को 2 लिख दिया, ऐसे ही क को 10 लिख दिया, ख को 20 लिख दिया, इस पर पावर भी लगाई थी। और कुछ शब्दों को आधे अक्षरों से भी उन्होंने दर्शाया था। तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। जो ये क्या है 2 नंबर में आया है तो आपको सिर्फ 30 शब्द ही लिखने हैं। अगला है कक्षा कक्ष में संप्रेषण विकसित करने वाले आयाम कौन कौन से हैं। यानी जो संप्रेषण है, बच्चों से हम किस तरीके से इंटरेक्ट होंगे, बच्चों से किस प्रकार से हम अपने टॉपिक को क्षमता से आसानी से समझाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए कक्षा कक्ष संप्रेषण के आयाम क्या क्या हैं। यानी एक तो हमारी भाषा सही होनी चाहिए। भाषा सही का मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वह है मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनको समझ में आना चाहिए, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो, मौखिक भाषा हो या लिखित भाषा हो, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे आयाम हैं। और साथ में हमारे जो क्लासरूम है उसका वातावरण कैसा हो, सकारात्मक हो, आसपास कोई शोर शराबा ना हो, क्लास में जो प्रकाश है वह उचित हो, हवा शुद्ध मिलती हो। इस तरीके के आयाम हैं जो हमारे कक्षा कक्ष के संप्रेषण को सरल बनाते हैं। और साथ में हमारी जो क्लास का वातावरण है, बच्चों का जो बिहेव है, टीचर का जो बिहेव है, यानी हमारा जो डिसिप्लिन है वह भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम हमारी क्लास को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संप्रेषित कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। अगला है खेल विधि पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो खेल विधि क्या होती है, बच्चों को खेल खेल में हम क्या पढ़ाएं, क्योंकि जो खेल विधि है सबसे कारगर विधि है। जैसे आप क्लासरूम में गए, क्लास में जाते ही आपने कहा कि आज हम पढ़ते नहीं खेल खेलेंगे, तो बच्चों के मन में आएगा खेल खेलना है। लेकिन अध्यापक है वह क्या करता है, चपलता से खेल खेल में ही बच्चों को कुछ सिखाता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा कक्ष शिक्षण में अध्यापक की क्या भूमिका है बताइए। तो कक्षा कक्ष शिक्षण है उसमें अध्यापक की भूमिका क्या है। तो अध्यापक को अपने टॉपिक को इस तरीके से पेश करना है कि बच्चे उसको रोचकता से सुने। जब रोचकता से सुनेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे। तो और भी क्या क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जनरल सी बातें बता दे रहा हूँ। सरल रेखा व रेखाखंड की परिभाषा क्या है। सरल रेखा और रेखाखंड। सरल रेखा यानी रेखा एक ऐसी चौड़ाई रहित लंबाई जिसको दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, उसको हम सरल रेखा कहते हैं। रेखाखंड एक रेखा पर स्थित, जैसे ये रेखा बना ली हमने, सॉरी मान लीजिएगा ये रेखा है हमारी, और इस रेखा पर 2 बिंदु ले लिए ए और बी। तो ये ए और बी के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। अगला प्रश्न है, गणितीय प्रयोगशाला की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे। यानी गणित की जो प्रयोगशाला है उस गणित की प्रयोगशाला में आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखने हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आप आसानी से बता दोगे कि जो तराजू है, घनाभ हैं, इस तरीके के उपकरण हमारे उसमें होंगे। आगे सेक्शन बी आ गया 40, यानी 40 का होगा। तो पहला प्रश्न है क्या देखते हैं, संकल्पनात्मक ज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है तथा प्रक्रियात्मक ज्ञान पर संकल्पनात्मक ज्ञान का क्या प्रभाव है। पहली यूनिट का ये आपका टॉपिक है, संकल्पनात्मक ज्ञान अर्थात कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। यानी आप उन बच्चों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहे हो, संकल्पनात्मक ज्ञान दे रहे हो, यानी उनको गहराई तक ले जा रहे हो, किसी भी टॉपिक के हर पहलू को समझा रहे हो, संकल्पनात्मक ज्ञान हो गया। प्रक्रियात्मक ज्ञान
प्रक्रियात्मक ज्ञान यहाँ हो गया कि आप उस पर प्रक्रिया करके भी दिखा रहे हो, खेल खेल में करके दिखा रहे हो, उसके कुछ क्रियाकलाप करा रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपने संकल्पनात्मक ज्ञान बच्चे को दे दिया तो वह अच्छे से उस पर प्रक्रिया कर सकता है, अर्थात उसको प्रयोग कर सकता है। और यदि प्रयोग नहीं किया तो आपकी संकल्पना धरी की धरी रह जाएगी। पहले आपने संकल्पनात्मक ज्ञान दिया और संकल्पनात्मक ज्ञान देने के बाद यदि उस पर प्रक्रिया नहीं कराई तो आपकी जो संकल्पनात्मक ज्ञान दिया था वह क्या है, धरा का धरा रह जाएगा। अर्थात दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं। नैतिक मूल्य तथा गणित शिक्षण, गणित किस प्रकार संबंधित है? तो नैतिक मूल्य हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपने विद्यार्थियों में नैतिकता जगाएं, नैतिकता के विचार उनके अंदर आएँ। तो गणित है बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि गणित में जो चीज़ होती है वह निश्चित रूप से स्पष्ट होती है। उसको घुमा फिरा कर करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। साथ में यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रक्रिया को यदि आपने आगे पीछे कर दिया तो आंसर गलत आ जाता है। तो बच्चों में डिसिप्लिन बना रहता है। तो ये नैतिकता है। अगला है आगमन और निगमन विधि को विस्तार से समझिए। आप जानते हो आगमन और निगमन विधि क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आगमन निगमन विधि क्या है, लेकिन पेपर देते समय हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। आगमन में निगमन और निगमन में आगमन लिखकर चले जाते हैं। तो निगमन, नी से निगमन, यानी यहीं से आप नियम कह सकती हो, नी से नियम बनता है। तो निगमन में पहले नियम होगा और बाद में हम उदाहरण के बाद समझाएंगे। आगमन में इसका विपरीत हो गया, पहले आप क्या करोगे, उदाहरण बनाओगे, उदाहरण समझाते समझाते हम नियम पर पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपने बताया कि जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसके बारे में समझा रहे हो। तो यदि आगमन बताना है तो आप क्या करोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बताकर फिर इसके कोणों को माप के जोड़ करवाओगे। और इसका उल्टा निगमन है, तो पहले आप त्रिभुज बनवाओगे, त्रिभुज बनवाने के बाद फिर उसके कोणों को मापने के बाद जोड़ करवाओगे। तो सभी विद्यार्थियों के, सभी जो भी हमारी क्लास में बच्चे होंगे उनका सभी का जो टोटल है वो कितना होगा, 180 होगा। तो फिर हम ये कह देंगे कि इसका तात्पर्य है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है, और ये नियम बन जाएगा। अगला है आपका पाठ्य योजना के मुख्य चरण कौन कौन से वर्णन किए। पाठ्य योजना में कौन कौन, सबसे पहले चरण होता है परिचय। किसका, जो छात्र अध्यापक है उसका, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, रोल नंबर, साथ में किस कक्षा को पढ़ाना है, क्या टॉपिक है, क्या विषय। फिर उसके बाद आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद फिर आता है आपका पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण। फिर उसके बाद उद्घोषणा टॉपिक की। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन के बाद रिकैप्चुलेशन होता है, रिकैप्चुलेशन के बाद आपका होमवर्क आता है। तो ये आपकी पूरी पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाती है। इसको विस्तार से आपने लिखना है। अगला है आंकड़े क्या होते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकारों का वर्णन कीजिए। आंकड़े, सूचनाओं को सूचीबद्ध करना क्या कहलाता है, आंकड़े कहलाता है। जैसे हम किसी गांव में गए और उस गांव में सर्वे किया कि उस गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे भी 10वीं तक कितने पास हैं, 12वीं तक कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं। इन सभी का आंकड़ा हमने एकत्रित करना है, उसको हम क्या कहेंगे, आंकड़े। और आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों से तात्पर्य है कि वे आंकड़े जिन्होंने मैंने खुद कलेक्ट किया है, खुद बनाया, तो प्राथमिक हैं। और यदि वही आंकड़े मैं किसी दूसरे को दे दूं तो उसके लिए वो द्वितीयक हो जाएंगे। जैसे समाचार पत्रों से प्राप्त किए गए आंकड़े हो सकते हैं, टेलीविज़न से प्राप्त किए गए आंकड़े हो सकते हैं, या किसी से हम फ़ोन पे करके पूछ लें, इंटरनेट से ले लें, समाचार पत्रों से ले लें, वो द्वितीयक आंकड़े हैं। और जो मैंने खुद कलेक्ट किए हैं वो क्या हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे आपके लिए। अगला है दशमलव से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। दशमलव अर्थात एक संख्या का 10वां भाग, एक संख्या का 10वां भाग। 1/10 अर्थात 0.1, 2/10 अर्थात 0.2, 3/10 अर्थात 0.3। यानी दशमलव क्या है, किसी संख्या का 10वां हिस्सा। यानी एक संख्या के हमने 10 भाग कर दिए, उसमें से एक भाग क्या कहलाएगा, उसका दशमलव कहलाएगा। इसको उदाहरण हमने ये दे दिया, विस्तार से आपको लिखना है। 5 अंक का प्रश्न है, तो आपको कितने अंक लिखने हैं, आपको पता है 50 से 60 शब्द लिखने हैं, तब आपको 5 अंक मिलेंगे। अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक प्रयोग के अवगुणों पर विस्तार करके वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ बताइए। यानी पाठ्य पुस्तक है, उसको हम कैसे प्रयोग करें और उसका क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, इसको आपने विस्तार से लिखना है। निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हो,
तथा निदानात्मक परीक्षण के कौन कौन से सोपान हैं। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, अर्थात किसी व्यक्ति का इलाज करने से पहले उसकी खून की जांच होती है, बलगम की जांच होती है, या कोई एक्सरे होता है, उसके बाद उसको दवा दी जाती है, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। अर्थात मरीज की कमियों को, जो मरीज़ है उसको क्या बीमारी है, और उस बीमारी को पता करने के बाद फिर उसका इलाज करना। तो यहाँ पर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, अर्थात एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है और वह अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे, तो उसको पता करना होता है कि क्यों नहीं समझ पा रहे, क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। कि हो सकता है बच्चा क्लास में लेट आता हो, उसके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, उसका जो माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं है पढ़ाई की तरफ से, या फिर बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, यानी कम सुनता है, कम देखता है, या और भी कोई बातें हो सकती हैं, या फिर हम जिस टॉपिक को समझा रहे हैं उस टॉपिक की समझ उसमें जो होनी चाहिए उससे पहले वह नहीं है। तो इन चीज़ों को पता करके हम उसका क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके फिर इसके बाद क्या आता है, उपचारात्मक शिक्षण आता है, वह आपको इसमें बताना है। आगे आपका अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन सी आ गया, जिसमें आपको 4 प्रश्न होंगे, 2 करने हैं, एक 8-8 नंबर के होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसमें दिया है सबसे पहला प्रश्न है, रामानुजन के जीवन इतिहास पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हुए उनके गणित में योगदान पर चर्चा कीजिए। तो रामानुजन, हमने आपको 4 गणितज्ञ बताए हैं, रामानुजन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। तो इन चारों के चारों में वो आप पढ़ लो, और ये 10 नंबर आपको देने वाले हैं। एक तो 8 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 2 का, आपने देखा था इसमें भी आर्यभट्ट का आया था और यहाँ पर रामानुजन का आया है। तो चारों के चारों आप पढ़ लो। इसके वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएंगी, चारों वीडियो हमने बना रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने गणित में क्या क्या योगदान दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं संक्षेप में कि इनका जो जन्म है वो क्या है, 22 दिसंबर 1887 को इरोड में हुआ था, और इनकी जो डेथ है मात्र 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल डेथ हो गई थी, यानी बहुत जीवन काल बहुत छोटा था। इसमें उन्होंने आजकल जो हम अवकल गणित पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, उस पर बहुत सारी थ्योरम्स इन्होंने दी थी, उन पर रिसर्च चल रही है। और यदि देखा जाए तो फॉर्मल ही इनकी एजुकेशन थी, यानी 12वीं पास थे। इन्होंने उस समय के जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उसके मशहूर गणितज्ञ थे डॉक्टर हार्डी, उनके पास 115 थ्योरम्स लिख के भेजी थी उन्होंने। उसमें से हार्डी को कुछ थ्योरम्स थी वो समझ में नहीं आई थी, इसलिए डॉक्टर हार्डी ने रामानुजन को अपने पास बुलाया था। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो जन्मदिन है वह हमारे भारतवर्ष में गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 22 दिवस को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी जो गणित के क्षेत्र में विशेषकर इनको संख्याओं से बहुत लगाव था, यानी संख्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे, तो इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा इसका वाइगोत्स्की की अधिगम संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें। तो वाइगोत्स्की के जो अधिगम संबंधी सिद्धांत हैं, पहली यूनिट का पार्ट है, दूसरी यूनिट का, तो आप इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, वहाँ जाके देख सकते हो, विस्तार से लिखना है। 8 नंबर का प्रश्न है ये भी। अगला है 17वां यानी लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से संबंधित दैनिक जीवन साधारण समस्याओं को हल करने के लिए योग्यता पर चर्चा कीजिए। यानी समय की क्या भूमिका है हमारे दैनिक जीवन में। धारिता की, समय आप जानते हो जो घड़ी है उसमें मिनट, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, ये हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। धारिता यानी कैपेसिटी क्या है, किसी बर्तन में कितनी चीज़ आ सकती है, यानी उसका आयतन क्या है। मुद्रा, करेंसी क्या है, और लंबाई जो लेंथ है उसके बारे में, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या प्रयोग है उसके बारे में हमने यहाँ पर बताना है। अगला है गणित शिक्षण में आप ज्यामितीय आकृतियों का शिक्षण कैसे करेंगे, ज्यामितीय आकृतियों को कैसे बताएंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ाते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, बिंदु से होती है। यानी बिंदु क्या है, बिंदु की परिभाषा लिखनी है, यानी बिंदु चौड़ाई और लंबाई रहित आकृति है। वास्तव में ये होता नहीं है लेकिन कल्पना है। ऐसे फिर इसके बाद रेखा आएगी, रेखा के बाद किरण, किरण के बाद 2 रेखाओं का काटना, मिलना, कोण बनना, फिर उसके बाद त्रिभुज बनना, चतुर्भुज बनना, इन सभी चीज़ों को आपको विस्तार से बताना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा यदि राइटिंग अच्छा नहीं है, वैसे मेरा भी राइटिंग अच्छा नहीं है, तो राइटिंग अच्छा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास हाइट, रंग हमारा जो दिया है वह हम इस पर
किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे माँ बाप के द्वारा जो आनुवंशिक लक्षण थे उनके आधार पर मिला है। लेकिन हम अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, साफ़ सफाई रख सकते हैं। ऐसे हमारे राइटिंग को यदि हमारा अच्छा नहीं है तो हम इसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यदि हम हमारा जो राइटिंग है उसको, जैसे मान लीजिए एक बार मैं लिखता हूँ मैं सर्वेश कुमार, जैसे मेरा नाम है, मैं सर्वेश कुमार गणित प्रवक्ता, इस तरीके से लिख दिया। अब आप इसको थोड़ा सा गैप में लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा करके और गैप में, मैं सर्वेश कुमार गणित प्रवक्ता। तो एक्चुअली जो राइटिंग है उसका मतलब यही है कि जो एग्जामिनर है उसको अच्छे समझ में आना चाहिए, वह उसको पढ़ सके। यदि आप यहाँ पर लिख रहे हो तो हो सकता है यहाँ पर उसको अच्छे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप दूर दूर, एक तो ये जो अक्षरों की बीच की डिस्टेंस है इसको बढ़ा दो, और ये जो लाइनों की डिस्टेंस है इसको भी, वैसे तो उसमें लाइन आती हैं उस पर लिखना है, तो इसको बढ़ाकर आप अपनी राइटिंग को अच्छा कर सकते हो। यानी राइटिंग की वजह से आपके अंक नहीं कटेंगे यदि आप ऐसा करोगे। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा पेपर सॉल्यूशन का जो विस्तार से चर्चा की गई थी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।